हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को कराएंगे जो 2024 का प्रैक्टिस सेट है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 था वो भी करा दिया गया है। और आज हम आपको प्रश्न नंबर जो 22 है उसके किन्हीं 5 भागों को हल करने हैं। इसमें 6 प्रश्न दिए गए होंगे, उनमें से 5 करने हैं। देखिए, उनमें से एक इस प्रकार लिखा हुआ है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो यहाँ पर लिखते हैं, हल करेंगे। यहाँ पर माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, एक x और एक x प्लस 2, दो धनात्मक पूर्णांक है, एक x और दूसरा x प्लस के 2। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में यहाँ पर लिखा जाएगा आपका दोनों के वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। यहाँ x का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 गुणा x गुणा 2 बराबर के 290। यानी यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इस तरीके से खोल दिया गया है इसका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस के ये भी कितने हो जाएंगे 4x बराबर 290। x और x ये हो जाएंगे x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे हमारे 4x, और ये 4 हैं वो पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 290 माइनस 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर यहाँ बचेंगे आपके 286 बचेंगे, और 2 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर के 286, और 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 3 6। इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर के 143। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143 बराबर 0। अब इसको हल करना है, जोड़ घटाएं तो आने चाहिए 2 और गुणा करें तो 143। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करें तो हमें 143 के फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर जो संख्या गुणा करें तो 143 आ जाए, अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो 2 आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। अगर नहीं गुणनखंड आते हैं तो 1 4 3 के फैक्टर करेंगे तो ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी। अभी मैं यहाँ सभी विभाज्यताओं के नियमों को बता दूंगा। ये संख्या 2 से नहीं विभाजित हो क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 3 है। 2 की विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ऐसा इसमें नहीं है। 3 का नियम होता है अंकों का योग, 3 और 4 7 और 1 8, ये भी 3 से विभाजित नहीं। 5 का नियम होता है इकाई अंक 0 या 5 से भी विभाजित नहीं है। 7 का नियम होता है दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर।
3 का 2 गुना 6, 6 अगर 14 में से घटाते हैं तो 8, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। 11 का नियम होता है सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान पर तो केवल 4 आ रहा है, विषम स्थान पर 1 और 3, और 1 और 3 कितने हो गए? 4, और 4 घटा दें। सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित, ये 11 से विभाजित होगी। 11 1 11, 11 33 और ये 13 से। अच्छा, अब यहाँ पर गुणा करते हैं तो देखें 11 गुणा 13 143 हो रहा है। 13 माइनस 11 2 बचे। इसका मतलब 11 और 13 ही इसके गुणनखंड होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएंगे 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस के 13 माइनस के 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस के 13 बराबर 0। x प्लस के 13 x माइनस 11 बराबर 0। तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो x प्लस के 13 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 13। और केस सेकंड सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। तो ये संख्या तो मान्य नहीं होगी। कौन सी वाली संख्या मान्य होगी? ये वाली। तो अतः हमारे जो पूर्णांक हैं वो क्या हैं? अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक। एक तो हमारा x है तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना? 11। और दूसरा था x प्लस के 13, वो x प्लस के 2 था, सॉरी। तो ये हो जाएगा x की जगह पर 11 प्लस 2 बराबर ये हो गया 13। तो हमारे धनात्मक पूर्णांक आ गए, एक तो 11 आ गया और एक 13 आ गया। तो ये हमारे धनात्मक पूर्णांक निकल के आ गए। इस तरीके से लिख देंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 है। तो इसे समझने के लिए कुछ खास ज़्यादा नहीं था। 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक। अब यहाँ पर समस्या है, ये विषम धन पूर्णांक हैं, यहाँ x और x प्लस के 2 क्यों लिया, यहाँ पर ये 1 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया, ये बिल्कुल समस्या है आपकी। तो इसे समझेंगे। देखिए, यदि हम मैं x संख्या को यहाँ पर समझाता हूँ। यदि मैंने x वाली जो संख्या है वो विषम है, 3 मान ले, और यदि मैं इसमें 3 में 2 जोड़ दूं तो ये कितनी होगी? 5। ये भी विषम है, ये भी विषम, दोनों क्रमागत विषम संख्या है। मान लो संख्या है हमारी x वाली 7, और इसमें मैं यदि 2 जोड़ दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 7। 7 और दोनों क्रमागत हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर संख्या मान ली थी कि x प्लस की 2 ही हमारी संख्या क्या होगी? लगातार में आएगी। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का ख। सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे एक वृत्त। ये वृत्त बन गया। सकेंद्रीय, इसका मतलब एक और वृत्त है, उसका भी केंद्र इस वृत्त का भी केंद्र। थोड़ा सा सही नहीं बना है पर समझ सकते हैं।
इस वृत्त की स्पर्श रेखा और इस वृत्त की बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या को r मान लें, ये O है, बड़े वृत्त की त्रिज्या r, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, इसे A डाल दें, इसे B डाल दें, इसे C डाल दें। यहाँ पर जो चित्र सकेंद्रीय है वृत्त, तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, समविभाजित कीजिए क्या ये AC और AB क्या दोनों बराबर है या नहीं है। समविभाजित करते हैं, इनके स्पर्श बिंदु सही है या नहीं, ये चीज चेक आप चित्र में समझेंगे। यहाँ पर दिया है कि एक बड़े वृत्त की त्रिज्या r और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, इसे हमने मान लिया है। दो वृत्त यहाँ लिखेंगे, दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र O है। क्या है? O। अब यहाँ से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AC बराबर BC। उपपत्ति से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है सबसे पहले समकोण त्रिभुज। अगर आपको पता है जब भी केंद्र से और स्पर्श बिंदु पर जो भी लंब खींचा जाता है वो 90 अंश में ही विभाजित है, यानी ये 90 अंश का कोण बनाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज ACO से, त्रिभुज AOC से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण है ये r, तो इसे लिखेंगे r का वर्ग, लंब इसमें है r स्मॉल का वर्ग प्लस आधार है AC का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ये r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर AC का वर्ग, वर्ग इधर है तो ये आ जाएगा रूट में r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर AC। समीकरण नंबर 1। अब लेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज BOC से, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये भी कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस वाले चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे जो कर्ण दिया है वो कितना है r का वर्ग, यहाँ पे ये नहीं लगाएं, सॉरी बराबर लगाएं, बराबर लंब का वर्ग यानी r का वर्ग प्लस आधार यहाँ पर दे रखा है BC का वर्ग। इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर BC का वर्ग, स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा ये r स्क्वायर माइनस के स्मॉल r स्क्वायर बराबर BC। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो देखो अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर
बराबर ए सी। यहाँ पर भी देखेंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर बी सी। तो समीकरण 1 और 2 से सॉल्व हुआ तो ये निकल के आ गया ए सी बराबर बी सी। यही हमें सिद्ध करना था। एक बार फिर से इसे समझेंगे। अच्छा प्रश्न है ये। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो बड़े वृत्त की जो जीवा है ये ए बी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो ये इसकी स्पर्श रेखा मानी जाएगी। तो यहाँ से पूछा है कि जो समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में जो जीवा पर जो डाला गया लंब है वो दो बराबर भागों में बांटेगा या नहीं, ये आपको सिद्ध करना। तो मैंने यहाँ पर एक केंद्र बनाया और दो वृत्त बनाए। इस तरीके से बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। अगर नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखा नहीं सॉरी। यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। ये इसमें दिया में लिख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी ए ओ सी में। तो यहाँ से ए सी निकल आएगा और इसमें भी बी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो इसमें भी आपका बी सी निकलेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करोगे तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ग देखेंगे। यहाँ पर चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे बी एम बराबर है ए एन बट्टे डी एन। तो यहाँ पर देखेंगे दिया है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एन बट्टे डी एन। उत्पत्ति से उत्पत्ति यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी से यहाँ पर एम एल समांतर है बी सी या सी बी लिख दो सी बी। एल एम समांतर या एम एल समांतर बी सी ये दे रखा है आपका। ये भुजा इसमें समांतर है तो इसमें लगाएंगे समानुपातिक प्रमेय। यहाँ समानुपातिक प्रमेय सी। समानुपातिक प्रमेय से अगर आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एल बट्टे एल सी। समीकरण नंबर 1। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज ए सी डी से ए सी डी में क्या है एल एन समांतर है सी डी के। एल एन समांतर है सी डी तो इसमें भी वही समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए एन बट्टे डी एन बराबर ए एल बट्टे एल सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण
1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से AL/LC और AL/ALC, तो ये हो जाएगा हमारा कितना बचेगा, AM/BM बराबर के AN/DN। इस तरीके से ये हमारा शेष बचे। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर दिया है चित्र में LM समांतर BC और LN समांतर CD, तो सिद्ध करना है आपको। तो ये अगर चित्र दे रखा है तो आप इसमें अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर ये समांतर हैं उस त्रिभुज में, तो उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। ऐसा ही मैंने लिखा है इसमें, त्रिभुज ABC में LM समांतर CB है, तो समानुपातिक प्रमेय से आप इसे लिखेंगे AM/BM बराबर AL/LC। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार ACD ये वाले त्रिभुज, ये और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो यहाँ AN/DN बराबर AL/LC लिख दिया। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे AL/LC ये समान है, जो बचा वही अंश। इस तरीके से सिंपल सा सवाल हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का घ। द्विघात बहुपद में x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से हल करेंगे। ये है x² + के 7x + के 10 बराबर 0। तो शून्यांक ज्ञात करने इससे, तो सॉल्व करेंगे जोड़ घटा में, तो कितने आने चाहिए, 7 गुणा करें तो 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, तो x² + 7x 5x 5 + 2x + 10 बराबर 0। x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x + के 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 बराबर 0। x + 5 और x + 2 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे केस। फर्स्ट से x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। केस सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो ये जो पहला मान आ गया, इसका मतलब ये है अल्फा बराबर -5 आया है, ये बीटा बराबर -2 आ गया। अब हमें सॉल्व करना है इसमें सत्यता की जांच के लिए। तो सबसे पहले इसमें अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कर लें। तो x² + 7x + 10 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a अल्फा + बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से जो निकलेगा वो तो हो जाएगा b -7/a, तो ये हो जाएगा हमारा -7 अल्फा इंटू, और ये हो जाएगा हमारा 10/1 बराबर 10। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में की जांच कर लें तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा + बीटा बराबर के माइनस के, फार्मूला लगाते हैं, अल्फा + बीटा होता है हमारा -के b/a,
और ये b/a का मान पहले से सॉल्व करके रख दिया है, बस सीधा रखना। यहाँ अल्फ़ा का मान रखिए माइनस के 5 और प्लस माइनस के 2, -5 -2 ये हो जाए माइनस के 7। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान सीधा रख दें -b/a, सॉल्व करें। चलो सॉल्व कर लेते फिर दोबारा से -7/1 बराबर -7। तो इसका मतलब ये कितना हुआ -7। LHS = RHS। हमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस के b/a है वो इस तरीके से सॉल्व करना। अगर बराबर आ जाए तो सही है। अब क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा बराबर होता है हमारा c/a। अल्फ़ा की जगह पर मान रखिए यहाँ पर -5 गुणा -2 बराबर, ये अभी हमने सॉल्व किया, कितना आया c/a की जगह पर 10 आ गया, सीधा रख सकते। सॉल्व कर लिया था पहले से ही, माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे बराबर 10। LHS = RHS। इस तरीके से, वैसे तो यहीं से सॉल्व करते हैं सत्यता की जांच, यहाँ से A और B और C के मान निकालते हैं, ये नहीं सॉल्व करते, ये तो सत्यता की जांच में करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान सीधा रख भी सकते थे और -b/a जो भी दे रखा था। तो एक बार फिर से इसे समझें। सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उसके जो शून्यांक होंगे वो शून्यांक हमारे पहला अल्फ़ा है, दूसरा बीटा हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपको जो दिया गया बहुपद है उसमें A और B C के मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद आप इस सत्यता की जांच में रख देंगे, हल हो जाएगा। आप इतना पोर्शन ना करेंगे तब भी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको B और A के मान रख देंगे। अगर आप इतना नहीं सॉल्व करते इसमें पेपर में यहाँ से यहाँ तक, फिर इतना A और B C के मान निकाल करके और सत्यता की जांच में आप ऐसे रख देंगे तो आपका आंसर सही होगा। ऐसे भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन इतनी बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर के ये आपके समझ में तो आ गया होगा। तो इस तरीके से हम सत्यता की जांच करते हैं। प्रश्न नंबर 22 के अड़ा वाले नंबर को देखेंगे, 5वां नंबर है ये। तो वर्ग अंतराल, यहाँ पे आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखें वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और इधर लिख देते हैं बारंबारता, बारता। यहाँ वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता में 2, 4, 7, 3, 2 ज्ञात करना है हमें। इसमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक के लिए संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ 2 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 6, 6 में 7 जोड़े तो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 13, 13 में 3 जोड़ दिए तो हो जाएंगे हमारे 16, 16 में 2 जोड़े तो ये हो जाएंगे 18। एक बार फिर से देखें, 2 लिखे जाएंगे, 2 में 4 जोड़ दिए तो 6 हो गए, 6 में 7 जोड़े तो 13 हो गए, 13 में 3 जोड़ दिए तो 16 और 16 में 2 जोड़ दिए तो 18। अब यहाँ से जो 18 निकल के आया, ये n बराबर 18, n बराबर 18 और हमें n/2 यानी 2 का भाग देंगे तो 18 में, तो ये हो जाएगा 9, यानी n/2 है वो 9 आ गया।
अब हमें इसमें ये देखना है नौवां पद कौन सा है। यहाँ से ये 6 छोटा है 13, तो इसके ठीक सामने वाली संख्या ये क्या होगी हमारी f होगी, और इसके ठीक ऊपर वाली संख्या CF होगी, और इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये L होगा न्यूनतम पद वाला। इनमें जो अंतर है h बराबर वो 10 हो जाएगा, L बराबर 20 होगा न्यूनतम पद, f बराबर दिया है हमारा 7 और CF बराबर दिया है हमारा 6। अब आप यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। माध्यक का फॉर्मूला होता है A बराबर के L प्लस N बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F इंटू H, ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। तो L की जगह पर रखेंगे हम, L कितना देखें 20 है, प्लस N कितना है 18 बट्टे 2 माइनस CF कितना है 6 बट्टे F कितना है 7 गुणा H 10। तो 20 प्लस 9 में से 6 गए तो 3 बट्टे 7 गुणा 10, 20 प्लस 30 बट्टे 7, तो ये 20 प्लस 7 का भाग दे देंगे इसमें, 7 चौक 28, पॉइंट लगाएंगे 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे 7 और 56, तो ये आ जाएगा 24.28। ये जो इसका माध्यक निकल के आ गया 24.28 के लगभग आएगा। तो इस तरीके से माध्यक में निकालने के लिए आपको जो दिए गए आंकड़े उनके अनुसार संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता में जो अंतिम पद टोटल में आता है उसे देखेंगे, वो n होता है, और n में अगर 2 का भाग देते हैं, ये सम के लिए माध्यिका लगाते हैं, इसलिए सम के लिए माध्यिका, ये सम है तो सम के लिए माध्यिका लगेगी। तो यहाँ से n का मान कितना 9 और 10वां पद आएगा, तो 9 और 10, तो ये तो 6 छोटा है तो ये तो नहीं ले सकते, तो इसलिए ये 13 वाले पद में ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम L कैसे निकालें, जो F है उसके ठीक सामने वाली संख्या जो न्यूनतम होगी उसे L मानेंगे। H क्या होती है इन दोनों, न्यूनतम और अधिकतम जो वर्ग अंतराल दिए उनका जो अंतर होता है वो H कहलाता है। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये संचयी बारंबारता दे रखी है। फार्मूला लगाएंगे m बराबर L प्लस कोष्टक में n बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके मैंने 5 प्रश्न करा दिए हैं, एक छठवां और है वो एक्स्ट्रा होता है, उसे भी अभी कराएंगे, देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का च देखेंगे, छठवां है। एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, नीली गेंदों की संख्या क्या है, तो हम इसी को मान लेते हैं। माना नीली गेंदों की संख्या मान ली हमने x। अब यहाँ से पूछा है थैले में से लाल गेंद कुछ नीली गेंद, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंदों की प्रायिकता किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की
प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। यहाँ पर अनुकूल परिणाम है नीली गेंद के लिए x, कुल परिणाम है 5 + x। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब लाल के लिए निकालें तो लाल कितनी 5/5 + x। प्रश्नानुसार यहाँ से दोबारा से प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में कहा है x/5 + x, यानी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी 5 + x। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका x/5 + x बराबर 5 दूनी 10, 5 + x, इससे ये संख्या कट गई तो ये हो जाएगा x बराबर 10। अतः नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो कितनी हो गई 10 हो गई। अतः इस तरीके से हमारी नीली गेंदों की संख्या निकल के आ गई 10। तो ये सवाल समझ में आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं। यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या नहीं थी तो हमने x मान ली। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता फार्मूला वही होता, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल यानी नीली गेंद है कितनी x, कुल परिणाम यानी नीली प्लस लाल गेंद, तो ये कुल परिणाम हो गए। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो लाल गेंद अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम 5 + x है। प्रश्नानुसार अब ये जो नीली गेंद निकाली थी वो लाल गेंद की कैसी है 2 गुनी है, तो यदि हम लाल गेंदों में 2 से गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा। तो ये 5 दूनी 10 हो गया। हर समान है लेकिन बराबर में है तो ये कट जाएंगे तो x बराबर 10। इस तरीके से हमारे जो नीली गेंदों की संख्या निकल करके आ गई। तो ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न 22 दिया है उसके सभी भाग मैंने कराए, लेकिन इसमें से आपको 5 करने 6 दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 के 6 कराए हैं, जिससे आपको अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाएं तो जो आपको कठिन सा लग रहा है उसे छोड़ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, लेकिन अभी हम यहाँ पर सभी करा रहे हैं तो आपको सभी हल करने हैं, अच्छे से समझने होंगे। थैंक यू, समझ में आ गया होगा आप सभी के। धन्यवाद।